बच्चों, जैसा कि आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं, तो अब हम कुछ भी नया करने के बजाय जो हमने किया है उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। परीक्षाएं आपकी विवरणात्मक नहीं हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सम्मुख आएंगे और सही विकल्प का चुनाव करके आपको उसे लिखना होगा। तो बच्चे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको सही विकल्प का पता होना, क्योंकि विवरणात्मक प्रश्न में अगर आप कुछ थोड़ा बहुत गलत भी करते हैं तभी आपको अंक प्राप्त हो जाते हैं, किंतु बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर आपने विकल्प गलत किया तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। तो आपको सही से पूरी तरीके से पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो चलिए हम पुनरावृत्ति की तरफ चलते हैं। हरिवंश राय बच्चन, उनका जन्म कब हुआ था? 1907 में इलाहाबाद में। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलनयापनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये सब क्या हैं? इनके काव्य संग्रह हैं। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, ये इनका आत्मकथा जो कि 4 खंड में है वह है। हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद किया है इन्होंने। प्रवासी की डायरी, ये इनकी डायरी है। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से कितने खंडों में है? 10 खंडों में प्रकाशित किया है और इनका निधन हुआ 2003 में। ठीक है, पूर्व चलने के बटोही राह की पहचान कर। अब यहाँ बात आती है कि बच्चन किस प्रकार के कवि हैं। तो बच्चन छायावादोत्तर काल के कवि हैं और जो कि बहुत बड़े बड़े बातें लेके नहीं चलते हैं। इनकी कविता पर सबसे ज़्यादा उमर खयाम का प्रभाव है। हालावादी दर्शन के ये कवि हैं। तो बढ़ते हैं अब कविता की तरफ। कविता आपने पढ़ी और ये जो कविता है आत्म परिचय है, ये कौन से गीत संग्रह से लिया गया है? ये निशा निमंत्रण जो इनका गीत है उससे लिया गया है। और आपने देखो यहाँ बच्चन जो हैं हालावादी दर्शन से प्रभावित हैं। उसके बाद जो आत्म परिचय कविता की ओर आते हैं हम। हाँ, आत्म परिचय कविता क्या है? आत्म परिचय स्वयं का परिचय। आत्म परिचय के माध्यम से कवि अपना परिचय देना चाहते हैं, जिसमें वे अपनी पूर्व पत्नी जिनका देहांत हो गया है श्यामा के बारे में बताते हैं, जिनके आगमन से उनके जीवन में एक बहुत ही सुरम्य उनका जीवन हो गया था, एक आनंदपूर्ण जीवन बीत रहा था। किंतु उनके वो लिखते भी हैं, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, जिसको झनकृत कर दिया है। और यहाँ उनकी मृत्यु के बाद तो बहुत ज़्यादा आहत होते हैं और जिसके कारण यहाँ वह अपनी कविता लिख रहे हैं। आप देखिए यहाँ वह बताते हैं, इनकी कविता में विरोधाभास देखने को मिलता है। स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ, जग का ध्यान नहीं करता। फिर वो कहते हैं कि जग पूछ रहा उनको, मतलब संसार उनका गान कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, जो उसकी चापलूसी करते हैं और जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, ये अवसरवादी नहीं हैं, उनको लोग नहीं पूछते। फिर वह कहते हैं, मैं अग्नि जला हृदय में और उसमें मग्न रहता हूँ। एक अपने ही अंदर की जो पीड़ा है या अपने ही अंदर का सुख है, उसी में सुख और दुख दोनों स्थितियाँ जो हैं मेरे मन की, मैं उसमें मग्न रहता हूँ। मुझे किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई भी मतलब उसका किसी भी तरह का आचरण मुझे प्रभावित नहीं कर पाता। फिर वो कहते हैं, यौवन में उन्माद और उन्मादों में अवसाद। उन्माद मतलब एक मस्ती, एक बेख्याली सी जो है यौवन की, वो मैं लिए फिरता हूँ, लेकिन उस बेख्याली में एक अवसाद है, एक दुख है। दुख किसका है? अपनी पत्नी के खो जाने का। फिर वह कहते हैं, जो क्या करती है जिनकी याद मुझे अंदर से तो हंसाती है, लेकिन मुझको बाहर हंसा, मुझे जब इसकी याद आती है तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आती है, लेकिन जैसे ही उसका आभास होता है कि वह नहीं है तो मैं बहुत अधिक दुखी हो जाता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर वो अपनी इस कविता के माध्यम से बताते चलते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन हैं वह क्या कह रहे हैं? वह बता रहे हैं कि
नादान और दाना के माध्यम से वे स्पष्ट करते हैं। नादान कौन है? नादान जो है मूर्ख हैं, जो वास्तविक स्थिति को नहीं जानते। दाना, दाना जो होशियार समझदार लोगों के लिए कहा गया है। फिर वह कहते हैं मैं बना और जग कहाँ का नाता। मैं इस संसार में नए नए कवि जब यूटोपियास अपने ही यूटोपिया को रचता है, जब उसे लगता है कि वह अपने संसार से संतुष्ट नहीं है, तो वह एक नए संसार की रचना करना शुरू कर देता है। वही इनका विरोधाभास है पूरी कविता में। और यहाँ वे किस तरह का वेश लिए फिर रहे हैं? दीवानों का वेश लिए फिर रहे हैं। अगली कविता जो है हमारे सम्मुख आती है वह है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो जल्दी जल्दी शब्द है, इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। आप सभी को पता है शब्द जब एक बार आता है लेकिन अर्थ वही होता है, शब्द दो बार आने के बाद अर्थ एक निकले तो वहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। आप ये देखिए यहाँ पर नीड़ क्या है? नीड़ों से कौन झांक रहा है? चिड़ियों के बच्चे झांक रहे हैं। शिथिल किसको कर रहा है? यह कवि को शिथिल करता है विचार कि उससे मिलने के लिए कोई भी आतुर नहीं है, इसलिए वह क्यों इतनी तीव्रता दिखाए। प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब इंतज़ार। ठीक है, उसके बाद अगले कवि की तरफ हम बढ़ते हैं। वह आलोक धनवा। आलोक धनवा का जन्म कब हुआ था? 1948 में मुंगेर, बिहार में। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जनता का आदमी। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियों से प्रसिद्धि उन्हें मिली। दुनिया रोज़ बनती है इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। उसके प्रमुख सम्मान इन्हें राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान दिया गया। बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान मिला, पहल सम्मान मिला। ये आलोक धनवा जो है बहुत छोटी अवस्था में ही गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता उन्होंने अर्जित कर ली थी। और अगर हम देखें तो अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों की ज़बानी याद रही हैं इनकी कविताएं। और इनको बहुत ख्याति मिली अपनी इन कविताओं के द्वारा। और एक ऐसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यकर्ता के रूप में भी ये सक्रिय रहे हैं। फिर आता है इनकी जो कविता है, प्रमुख रूप से हम उसकी चर्चा करेंगे। उनकी कविता है पतंग। पतंग जो है, पतंग बाल सुलभ जो इच्छाएं हैं उसका यहाँ पर उन उमंगों का सुंदर चित्रण मिलता है। ठीक है, पतंग क्या है? बच्चों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बच्चे बजाते हैं जब वे भागना शुरू करते हैं। जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया होती है, छतों के खतरनाक किनारे होते हैं, उसे गिरने का भय होता है, लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों को डरा नहीं पाता। दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। मैंने आपको बताया था ये कविता दृश्यों की कविता है। आप वापस इतना डिटेल में दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे, हम मूल बातों को ले रहे हैं, लेकिन आप दृश्य कहाँ पर कौन से हैं ये ज़रूर आप इस कविता में देख लीजिएगा जब इसकी दोबारा इसकी वीडियो को आप देखेंगे। पतंग, पतंग क्या है? कब शुरू होती है? सबसे तेज बौछारें गई, भादव गया। क्या चला गया है? भादव चला गया है। अब कौन आ रहा है? शरद आ रहा है। शरद कैसे आ रहा है? पुलों को पार करता आ रहा है, ऋतु चक्रों को पार करता आ रहा है, मौसम को पार करता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसका मानवीकरण है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर उपमा अलंकार दिया गया है। खरगोश की आंखों को कैसे बताया है? लाल सवेरे के समान बताया है, या कह सकते हैं लाल सवेरे को कैसा बताया है? खरगोश की आंखों के जैसा बताया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अपनी साइकिल तेज चला रहा है कौन? बच्चे, और घंटियाँ बजा रहे हैं ताकि बच्चे जल्दी से निकलें। और इस तरह से शुरू होती है इनकी किलकारियों की। झुंडों में बच्चे निकलते हैं। और फिर दुनिया का सबसे पतला कागज़, पतली चीज़ और पतली कमानी कहाँ उड़नी शुरू होती है? आसमान पे। और शुरू होती है सीटी कुलकारी और तितलियों की नाज़िक दुनिया। बच्चे कैसे हैं? अपने साथ क्या लाते हैं? कपास। इसका क्या मतलब है कि बच्चे कपास के समान मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं। और पृथ्वी, कहीं वो गिर ना जाए तो मानो ऐसा लगता है पृथ्वी माँ, पृथ्वी जो धरती है, धरती को माँ कहते हैं, तो वह बच्चों के पैरों के पास आती है क्योंकि उसे डर होता है कि बच्चे गिर ना जाएं। और बच्चे बेसुध दौड़ते रहते हैं छतों को अपने पैरों से, कोमल पैरों से मानो नर्म बना रही हों। दिशाओं को मृदंग की तरह एक गूंज उत्पन्न करते हैं, बजाते हैं।
पेंग भरते चलते हैं, डाली जैसे छोड़ दी जाती है उस तरह से। उसके बाद उनको रोमांचक संगीत ही उनको गिरने से बचाता है। और आप देखें जब छतों के किनारे से अगर वो गिर भी जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा क्या होके निडर होके सामने आते हैं, इसके सूरज के सामने। और फिर पृथ्वी आती है उनके पैरों के पास घूमती हुई। तो इस तरह ये कविता है। कविता में बहुत सारे दृश्य हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दृश्य बिंब है, और जब ये घंटियाँ बज रही हैं तो ये श्रव्य बिंब है, क्योंकि इसे हम सुन पा रहे हैं। बिंब मतलब दृश्य। एक कैसा सुनने वाला दृश्य उत्पन्न होता है, कहीं देखने वाला दृश्य उत्पन्न होता है, कहीं स्पर्श वाला दृश्य उत्पन्न होता है। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, तो अच्छे से इसे देख लें, तैयारी करें। धन्यवाद।